इस वीडियो लेसन में फ्रिक्शन के सेकेंड वॉल्यूम वाले वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले सेगमेंट में हम लोग जाने थे कि फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच देयर इज एन अपोजिशन टू द रिलेटिव मोशन एट द मैकेनिकल कॉन्टैक्ट टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। यानी हम लोग जाने थे कि घर्षण पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण संपर्क तल पर आपेक्षिक गति होती है, तो उसका विरोध होता है। उस पिछले सेगमेंट में फ्रिक्शन की फोर्सेस के बारे में जाने, फोर्स फ्रिक्शनल बिहेवियर कितने तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का एलिमेंट्री आइडिया समझे। और ये भी समझे थे, पिछले सेगमेंट में डिस्कस किए थे कि कांटेक्ट पर जब दो बॉडी हो, दोनों कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट मैकेनिकल हो, वहां रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव एक्सेलरेशन हो या रिलेटिव मोशन कॉजिंग फोर्स लग रहा हो, then interaction gets developed at the contact between the bodies in tangential direction. This interaction is responsible for appearance of a pair of force. This pair of force is called force of friction. और इस सेगमेंट सेकंड पार्ट में फ्रिक्शन वीडियो लेसन के सेकंड पार्ट में हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो बॉडीज पर लगता है, जो कांटेक्ट में हो, जहां मैकेनिकल कांटेक्ट हो, जहां टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव एक्सेलरेशन हो या रिलेटिव मोशन कॉजिंग फोर्स हो, उस फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करता है। यानी on the basis of variation of frictional behavior in static friction, limiting friction and kinetic friction, frictional behavior is classified into three types. One is a static friction, फिर limiting friction और kinetic friction. इस पूरे variation period में there are two values, the limiting friction and kinetic friction, which characterize the nature of the surface. So इसके dependence के बारे में जानना है in terms of laws of friction. एक बार फिर से देखें क्या जानना है। हम लोग पिछले वीडियो सेगमेंट में या पिछले वीडियो में जो फ्रिक्शन पर था, जो फ्रिक्शन के फर्स्ट वॉल्यूम था, फर्स्ट सेगमेंट था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कांटेक्ट पर जब दो बॉडी हो, जैसे ये देखिए दो बॉडी और ये दो बॉडी कांटेक्ट में है, मतलब उनकी फिजिकल बाउंड्री कॉमन है और ये कांटेक्ट मैकेनिकल है। इसका मतलब कि कांटेक्ट के लिए नॉर्मल कांटेक्ट इंटरेक्शन हो रहा हो और n का वैल्यू 0 नहीं हो, देन A और B के कांटेक्ट को मैकेनिकल कांटेक्ट कहा जाएगा। और इस समय अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव एक्सेलरेशन हो या रिलेटिव मोशन कॉजिंग एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, तो इसमें टेंजेंशियल स्लिपेज और फिसलने की टेंडेंसी होगी और उसको अपोज करने के लिए एक पेयर ऑफ फोर्स डेवलप होगा। उस पेयर ऑफ फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब पढ़े थे कि अगर इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज नॉट जीरो बट वेलोसिटी ऑफ बी इज जीरो, अगर ऐसा हो तो इस समय रिलेटिव मोशन कहा जाएगा। नहीं तो ए की वेलोसिटी 0 हो मगर बी की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में 0 ना हो तो कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन कहा जाएगा। या फिर ए की वेलोसिटी बराबर नहीं हो बी के और बराबर नहीं हो 0 के तो कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन कहा जाएगा। तो whenever there are two bodies, they are in contact, contact is mechanical, there is relative motion, motion is tangential. जब दो बॉडी हो, दोनों कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट मैकेनिकल हो, वहां रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, रिलेटिव मोशन कॉजिंग फोर्स लग रहा हो, तो रिलेटिव मोशन का कंडीशन ये वाला पड़े कि अगर ऐसा हो तो रिलेटिव मोशन कहलाए। और अगर ऐसा हो कैसा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज नॉट 0 बट एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 0 बट एक्सेलरेशन ऑफ बी is not 0, या फिर इस तरह कहा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ A is not equal to B and is also not equal to 0, तो बोला जाएगा कि यहाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। बीच वाले केस में रिलेटिव मोशन हुआ था,
इसे कहा जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन है। और इसको अपोज करने के लिए दोनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट इंटरैक्शन डेवलप होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और उसमें एक पेयर ऑफ फोर्स रहेगा जो दोनों बॉडी के रिलेटिव एक्सेलरेशन का अपोज करेगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है सी, कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी 0 है, मतलब ए का एक्सेलरेशन बी से देखने पर या बी का एक्सेलरेशन ए से देखने पर 0 दिखाई देता है, वहां कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं, एंड वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी भी 0 है, यानी if you observe A from B, it appears to be at rest. If you observe B from A, it appears to be at rest in tangential direction. तो relative acceleration भी नहीं है, relative motion भी नहीं है, but there is an unbalanced external force acting at the mechanical contact force, जैसे ये force लग रहा है external, जो पॉइंट O को A को पॉइंट B के रिलेटिव टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने को होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। In this case, friction will act. और फ्रिक्शन क्या इसको कहा जाएगा? There is a tendency to slip. Impending motion. Motion is not there, but there is a tendency to slip or slide in the absence of the frictional force. तो इस समय फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा। तो जब कभी दो बॉडी हो, दोनों कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट मैकेनिकल हो, वहां रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वहां रिलेटिव एक्सेलरेशन हो रहा हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वहां रिलेटिव मोशन कॉजिंग अनबैलेंस्ड टेंजेंशियल फोर्स हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। पिछले सेगमेंट में वॉल्यूम में हम लोग इसमें वीडियो लेसन के पिछले फर्स्ट वाले वॉल्यूम में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वेरीज एट द मैकेनिकल कांटेक्ट, उसका ग्राफ प्लॉट किए थे, याद दिलाने फिर से। हम एक्स वाई एक्सिस पर लिए थे फ्रिक्शनल फोर्स जो कांटेक्ट पर डेवलप होगा, तो कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स जो कांटेक्ट सरफेस पर बॉडीज पर डेवलप होता है, और एक्स एक्सिस पर लिए थे एक्सटर्नल रिलेटिव मोशन कॉजिंग फोर्स। और एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम भी दिखाए थे कि अगर एक टेबल है, टेबल की सतह पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक रफ है और उसका मैकेनिकल कांटेक्ट टेबल की सतह के साथ, उसे एक डोरी से बांध दें, डोरी के दूसरे किनारे पर एक वेइंग पैन रखें, यहाँ पर ग्रेविटी और होगा और एन ये कांटेक्ट बनाएगा, ए और बी के कांटेक्ट को मैकेनिकल बना देगा। जब इस पर हम वेट ऐड करने लगते हैं तो शुरुआत में वेट बढ़ाने जाने पर भी वहां कोई एक्सीलरेशन या कोई मोशन नहीं होता, वो पीरियड है ये वाला। इसमें जो हम अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं बाय पुटिंग एडिशनल वेट ऑन दिस पैन, क्यों तो यहाँ टेंशन भी बढ़ेगा और रिलेटिव मोशन कॉजिंग फोर्स बढ़ता है तो फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा क्योंकि 45 डिग्री। इस समय फ्रिक्शनल फोर्स ए पर लेफ्टवर्ड एक्ट करेगा और अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन भी नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं है, बट देयर इज a unbalanced external force acting on the body in tangential direction which may have accelerated it in the absence of friction. अभी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बट अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेशन होता। तो ग्राफ यहां तक जाता है, O से A तक यही बताता है। इस पीरियड में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा और उसी के साथ बढ़ेगा, फिर एक लिमिट के बाद अचानक घट के फिर लगभग कांस्टेंट हो जाता है। ये घटना हमारे सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन ये घट के कांस्टेंट होना और ये मैक्सिमम का होना, ये जो पीक वैल्यू है इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो किसी भी सतह पर जो मैकेनिकल कांटेक्ट है वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसका दो कैरेक्टरिस्टिक मान है, एक वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो सरफेस को ज्यादा रफ माना जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा लिमिटिंग से स्लाइटली कम होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग को यही डिस्कस करना है कि डिपेंडेंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्शनल वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन different aspects of the system and the body. This dependence is expressed by a term
called laws of friction. How much friction should act at any mechanical contact under condition of relative motion or relative acceleration or external unbalanced relative motion causing force active on the bodies in tangential direction. यानी इस टॉपिक में आज के वीडियो लेसन में पढ़ना है कि किस प्रकार किसी भी संपर्क तल पर जो यांत्रिक है, जहां घर्षण बल कार्यरत है, उस घर्षण बल के परिमाण का महत्तम मान या चारित्रिक मान जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन किन किन बातों पर निर्भर करता है किसी भी सतह पर, इसी को लॉज ऑफ फ्रिक्शन का, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। और उसके बाद जानेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोण ऑफ फ्रिक्शन और या एंगल ऑफ रिपोज। देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एट एनी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन and kinetic friction at any contact surface, किसी भी संपर्क तल is directly proportional to magnitude of normal contact force. फिर से देखिए, if there are two bodies, they are in contact, the contact is mechanical, then n is the represents n, n वो वैल्यू है जिससे हम साबित करेंगे कॉन्टैक्ट मैकेनिकल। n का वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट कहलाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू n पर डिपेंड करता है, जबकि n का डायरेक्शन नॉर्मल है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन टेंजेंशियल है। जैसे देखिए n नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है और जबकि फ्रिक्शन जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन हो या लिमिटिंग फ्रिक्शन हो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन। बट मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो पहला लॉ यही है कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है किस पर, क्लोजनेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर। कॉन्टैक्ट जितना इंटेंस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही बड़ा होगा और इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट इज मेजर्ड बाय n। अगर कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग है तो n ज्यादा होगा, इसलिए F लिमिटिंग इज प्रोपोर्शनल टू n। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स n के प्रोपोर्शनल होगा और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mu s n, where mu s is called coefficient of friction or coefficient of limiting friction, where mu s is called coefficient of limiting friction. Where mu s is called coefficient of limiting friction. तो ये mu s कब एक्ट करेगा वो भी कंडीशन देखना है। फिलहाल magnitude of limiting friction which is tangential is directly proportional to magnitude of normal contact force which is normal. Both are not along one line, they are at right angle. फिर भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है ये वाला, इसका डायरेक्शन अगर केस लेंगे तो पॉसिबल नहीं, ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन। ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन समझे। If there are two bodies, if they are in contact, if the contact is mechanical, there is relative motion or relative acceleration or external force in tangential direction. There is an opposition. Opposition किस तरह? तो a force, pair of force gets developed on both bodies in contact. तो ये जो रिलेशन है इसको एक इक्वेशन। दूसरा
काइनेटिक फ्रिक्शन, किसी भी सतह पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी कांस्टेंट रहता है लगभग, और वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उस सतह की आइडेंटिटी बताता है, ये n हो जाएगा। F को कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर म्यू के n, ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। Here mu k is called coefficient of kinetic friction. कोफिशिएंट, ये वैल्यू है, इसका डायमेंशन लेस है, इसका यूनिट भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज ए फोर्स एंड एन इज आल्सो फोर्स, और म्यू के इज रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको कहते हैं म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन and mu s is called coefficient of limiting friction. तो पहला लॉ हुआ कि magnitude of limiting friction and kinetic friction is directly proportional to magnitude of normal contact force. और second law, the magnitude of limiting and kinetic friction is independent of area of the surface in contact. The frictional force, the magnitude of frictional force, magnitude of frictional force is independent of area of the surface in contact, area of the surface in contact area से independent। यानी अगर हम क्यूब को किसी सतह पर, क्यूबॉइड को किसी भी तरह रखें, सबसे बड़ा एरिया कांटेक्ट में हो या छोटा एरिया कांटेक्ट में हो, if the n is the same, the friction will be the same, C. This frictional force depends upon nature of the surface, the molecular structure, the contact area of the surface. It depends upon nature of the surface. नेचर ऑफ द सरफेस मतलब सरफेस स्मूथ है, सरफेस रफ है, इस पर डिपेंड करता है। और सरफेस अगर रफ होगा तब भी ग्राफ उसी तरह आएगा, लेकिन फर्क पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ग्राफ वही वाला प्लॉट करते हैं, तो एक होगा यहां से स्टार्ट होगा और एक यहां से। ये वाली जो ग्राफ होगी ये रफ सरफेस की होगी, इसको कहेंगे रफ सरफेस। और ये वाला जो ग्राफ होगा इसको कहेंगे स्मूथ। रिलेटिवली तो जो रफ सरफेस होगा उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बड़ा होगा, और जो स्मूथ या रिलेटिवली स्मूथ होगा उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू छोटा होगा। तो इस तरह लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज लॉ ऑफ डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, यानी स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान और गतिज घर्षण का मान निर्भर करता है कॉन्टैक्ट इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जबकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में और फ्रिक्शन टेंजेंशियल है, दे आर एट राइट एंगल। फिर भी द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और फिर वो आया इक्वेशन जिसमें F limiting on F kinetic equal to mu s n and mu k n, where mu s is just a number, a coefficient, and called coefficient of limiting friction, and mu k and sometimes also coefficient of static friction, or mu k is called coefficient of kinetic friction. इस तरह second part है कि friction is independent of the area of the surface in contact. If the surface in contact is larger or smaller, in all cases it depends upon n rather than area. यानी सभी परिस्थिति में किसी भी संपर्क तल पर जो क्षेत्रफल है उस पर घर्षण निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है कॉन्टैक्ट की इंटेंसिटी यानी n पर, और बातों पर रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस यानी नेचर ऑफ द सरफेस पर, बट एरिया इन कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह इसे लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अब एप्लीकेशन जानना इस लॉ का, यानी हाउ टू फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स, वेदर in this case the friction should be static or limiting or kinetic। तो उसका शॉर्ट पार्ट इसमें देखते हैं, फिर इस फ्रिक्शन के लास्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसमें उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि वेदर सिलेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट एनी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट।
किसी संपर्क तल पर हम कैसे तय करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कि स्टैटिक होगा कि काइनेटिक। तो देखिए सिलेक्शन और कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन and selection of friction, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे हम तय करेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? तो उसमें सबसे पहला कंडीशन, शर्त नंबर 1 है देयर मस्ट बी टू बॉडीज, दे मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट। वहां दो बॉडी का होना जरूरी है और उसका कॉन्टैक्ट में होना भी जरूरी है। देयर मस्ट बी टू बॉडीज, वहां दो बॉडी होना चाहिए, दोनों कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, कॉन्टैक्ट मैकेनिकल होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट पर अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और रिलेटिव मोशन नहीं है, सिर्फ रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और रिलेटिव मोशन और रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर कांटेक्ट पर ना रिलेटिव मोशन है टेंजेंशियल में, ना रिलेटिव एक्सेलरेशन है, तो उस कंडीशन में अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस टेंजेंशियल फोर्स लग रहा हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के न्यूमेरिकली इक्वल होगा। अब इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। पहला कंडीशन कि मान ले दो ब्लॉक है, ये इस तरह देखिए, ये ब्लॉक है एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट, वो संपर्क में है। कैसे संपर्क में है? तो एक की भौतिक सीमाएं दूसरे को छूती हैं, यानी दे आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट वेयर वन एंड्स अनदर स्टार्ट्स, और साथ में वो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट भी उन पर है, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट के लिए n का वैल्यू 0 नहीं है। तो सो द टू बॉडीज आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, यहाँ फ्रिक्शन लग सकता है। अगर ऐसा कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज नॉट 0, ये हो सकता है इसलिए हो कि वेलोसिटी ए की टेंजेंशियल डायरेक्शन में 0 नहीं है, बट बी की 0 है, तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। या फिर ऐसा है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज 0 बट वेलोसिटी ऑफ बी इज नॉट 0, तो भी रिलेटिव मोशन है टेंजेंशियल डायरेक्शन में और वहां फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और तीसरा है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो कॉन्टैक्ट पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और चौथा है कि ए इज एट रेस्ट रिलेटिव टू बी, तो वहां कोई काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। हम नहीं कह सकते कि और दूसरा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, बस हम इतना कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा, और रिलेटिव मोशन है, बाकी बातें उसको एडिशनल हो चाहे ना हो, काइनेटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा, जिसका वैल्यू F काइनेटिक बराबर म्यू के एन, वेयर म्यू के नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है और हर सतह के लिए अलग अलग हो सकता है। तो पहला पॉइंट हुआ कि when the kinetic friction acts when there are two bodies, they are in contact is mechanical, and in tangential direction there is relative motion। रिलेटिव मोशन कैसे हुआ? तो ए मोशन में आया और बी रेस्ट में हो, बी मोशन में हो और ए रेस्ट में हो, दोनों मोशन में हो अलग अलग वेलोसिटी से, तो बोलेंगे कॉन्टैक्ट पर रिलेटिव मोशन हो रहा है। और अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो बस काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके सिवा कुछ नहीं। दूसरी परिस्थिति हो सकती है, मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज 0, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, बट acceleration of A is not 0 and acceleration of B is 0, तो बोला जाएगा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन है, या A का एक्सेलरेशन 0 है बट B का एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, तो फिर कहा जाएगा टेंजेंशियल में रिलेटिव एक्सेलरेशन है। या फिर A का एक्सेलरेशन B के एक्सेलरेशन के बराबर नहीं हो और 0 भी नहीं हो, तो कहा जाएगा कॉन्टैक्ट पर रिलेटिव एक्सेलरेशन है। अब अगर सिर्फ रिलेटिव एक्सेलरेशन है और रिलेटिव मोशन नहीं है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेना चाहिए, कॉन्टैक्ट पर एक्ट करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में उन पर जो एक्सेलरेट होने को है उनको रोकने के लिए, जो रुके हुए उन्हें एक्सेलरेट करने के लिए। यानी फिर से याद रखें, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है कॉन्टैक्ट पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन, चाहे उसके ऊपर से रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो, फोर्स भी लग रहा हो, उससे कोई मतलब। और रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है बट देयर इज ए रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है बट देयर इज रिलेटिव एक्सेलरेशन,
यानी body is not moving relative to each other, but they have a tendency to move due to in the absence after certain moment because some external force may have been acting on it. बाहर से कोई बल लग रहा हो जिसके कारण उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाए तो उसे रिलेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं और उस समय जो फ्रिक्शन लिया जाएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और तीसरी परिस्थिति होगी जब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू डी इज जीरो, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ डी रिलेटिव टू डी इज आल्सो जीरो, यानी वहां रिलेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा, बट देयर इज एन एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स जो जीरो नहीं। ये क्या करेगा कि टेंजेंशियल फोर्स बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन लाने की कोशिश करेगा इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ये ला चुका होता, यानी हमने एक फोर्स लगाया है एक्सटर्नल जो ए पर कॉन्टैक्ट सरफेस के टेंजेंशियल होकर ए में एक्सेलरेशन लाने को होगा मगर लाया नहीं है, तो इस समय यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ए पर पीछे लगेगा और बी पर आगे। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी when there are two bodies, they are in contact, the contact is mechanical and there is tangential force, unbalanced external tangential force active on the body who causes or may cause relative acceleration. यानी बॉडी को मोशन में लाने को है और बॉडी ए गेट्स एक्सीलरेटेड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो फिर उस समय रिलेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, हो सकता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और ना मोशन है नो एक्सीलरेशन है बट देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड हैव एन एबिलिटी एंड टेंडेंसी टू एक्सेलरेट इट। यानी वहां बॉडी पर एक बाहरी या स्पर्शीय दिशा में बल लग रहा हो और उस बल में उस वस्तु को गति में लाने की क्षमता हो बट आया नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब इसका फिर एप्लीकेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किस तरह सेलेक्ट करेंगे वो अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। अभी एक नई बात और देखनी है, उसका थोड़ा सा आइडिया लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको डालना है। वो है किसी भी कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक नॉर्मल डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन जो हम लोग पहले न्यूटन्स लॉ में पढ़े, और दूसरा अभी पढ़ रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन जो अभी पढ़ रहे हैं। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स होगा और नॉर्मल डायरेक्शन का कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स। इसलिए हमें निकालना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ एक बॉडी है या जो ब्लॉक है किसी फ्लोर पर रेस्ट में, इस समय दोनों का कॉन्टैक्ट भी है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ए और बी। तो ये इनके पर ऊपर वाले पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो तब की बात करें या ना लग रहा हो तब भी, तो इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहेंगे इसको समझिए। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, जब बॉडी बाएं तरफ टेंडेंसी होगी और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर रहेगा, क्योंकि अगर सरफेस रफ है और देयर इज अ टेंडेंसी टू स्लिप और स्लाइड तो फ्रिक्शन लगेगी। इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स को, इसे एन को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, उसी तरह से इसको एन को जिस तरह नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं ये वाला, उसी तरह फ्रिक्शन को बोलते हैं टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। और इन दोनों का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये लैम्डा एंगल हुआ। लैम्डा एंगल का डेफिनेशन हो जाएगा, लैम्डा एंगल बराबर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्स कॉन्टैक्ट पर होगा बटा एन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहेंगे? द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट विथ with normal contact force, with normal contact force is called angle of friction. अब इस तरह देख सकते हैं, मान लीजिए ब्लॉक रखा है किसी फ्लोर पर और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर और यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है। इसी का उल्टा यहाँ भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा इससे,
और यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लग रहा है एफ और एफ आर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन और वो बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना, तो वो बराबर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स बाई एन यानी म्यू एन डिवाइडेड बाई एन। तो एन एन कैंसिल तो tan लैम्डा बराबर हो जाएगा म्यू यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस। तो आज की इस वीडियो लेसन में इतना ही पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ पढ़े उसे एक बार समराइज करते हैं कि क्या पढ़े। हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए पिछले वीडियो का कुछ रिकैप कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन इज प्रॉपर्टी किसकी, तो मटेरियल की, किस स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में। अब इस प्रॉपर्टी के साथ कौन सा बिहेवियर जुटा है, तो बिहेवियर है कि whenever there are two bodies they are in contact and there is relative motion in tangential direction, there is an opposition. This opposition gets developed due to an additional interaction between the two bodies in tangential direction after they are moving or they are accelerating or they have a tendency to move. यानी जब दो बॉडी संपर्क में होता है तब फ्रिक्शन एक्ट नहीं किया, जब संपर्क में उन्हें फिसलाने की कोशिश करते या फिसलाते हैं तो रिएक्ट करेगा और अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स का। हम लोग यही पढ़े और उसमें तो आप फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी, फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर ये पढ़ लिए और फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स यानी कंडीशंस कि जब भी किसी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शन का बिहेवियर आप ऑब्जर्व करें तो याद रहे कि फर्स्ट स्टेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन अप्लाइड एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, जब बाहरी बल लगाया जाए और उसके मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो पाया जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता है और लीनियरली बढ़ता हुआ मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद हल्का स्लाइड डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाता है। दिस वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स किसी कॉन्टैक्ट पर क्या होगा ये देखना है। अभी हम लोग बात की फ्रिक्शनल फोर्स का वो लॉज ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट वीडियो में और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आइडिया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज और कोन ऑफ फ्रिक्शन और फिर रोलिंग मोशन एंड क्या वॉकिंग, इतना कुछ देखेंगे। इस टॉपिक को इतना ही पढ़ करेंगे। आगे इसका सेकंड सेगमेंट है, इसके बाद थर्ड सेगमेंट, तो मे बी फोर्थ